Hello, dear students. Welcome in this 37th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed and learned about introduction to purchasing procedure, then objectives of purchasing, and function of purchasing department. Okay, now we are going to discuss about steps in purchasing. Okay, so let us under जो है purchasing procedure. So let us start with learning outcome of this session. Okay, so after this session, at the end of this session, students will be able to explain the steps of purchasing, select the possible sources of supply, issue the purchase order, purchase material for particular organization, okay, and ऑर्डर फॉर मटेरियल एज पर रिक्वेशंस। जो है ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर वो दे पाएगा इसके बाद। अब ये जो है कि हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप्स इन परचेजिंग। ओके, तो फर्स्ट स्टेप्स इन परचेजिंग मीन्स मैनेजमेंट इज व्हाट। So management in any company must understand the art of obtaining products and services। जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी में, जो मैनेजमेंट है उसका जो प्रबंधन है, उसको जो उत्पाद और जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, सेवाओं को प्राप्त करने की कला की समझ होनी चाहिए। उसका जो है कला किस तरीके से वस्तु को प्राप्त करना है, किस सही से तरीके से और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, इसकी कला उसको उसके पास होना चाहिए। द प्रोक्यूरमेंट साइकिल फॉलोज अ स्पेसिफिक स्टेप्स। जो प्रोक्यूरमेंट जो खरीद की साइकिल है, कुछ जो है कि विशिष्ट स्टेप्स को फॉलो करती है फॉर आइडेंटिफाइंग ए रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी की जो नीड्स है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको क्या बोलते हैं, देन उसको आगे की स्टेप जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट है परचेजिंग रिक्विजिशन। मतलब सामान का जो ज़रूरत है, जो जो रिक्विजिशन आया है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिसको हम इंडेंटिंग कहते हैं, यानी कि मांग पत्र या सामान का ऑर्डर कहते हैं, वो आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। यानी फर्स्ट है परचेज रिक्विजिशन, देन टेंडर एंड सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। जो आपूर्ति का संभावित स्रोत है, टेंडर करो ना, टेंडर करने के बाद जो संभावित स्रोत है उसका सिलेक्शन करना। देन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, उनके लिए कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करना। देन रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ कोटेशन, जो कोटेशन प्राप्त हुए हैं उनका एनालिसिस करना। सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई के सही स्रोत हैं उनका सिलेक्शन करना। देन इशूइंग परचेज ऑर्डर, उसके बाद जो है कि परचेज ऑर्डर इशू करना खरीदने के लिए। फॉलो अप एंड एक्सपेडिटिंग ऑर्डर ना, जो क्या बोलते हैं, जो भी ऑर्डर है जो उसको मतलब परचेज करने के लिए दिया गया है, उसको फॉलो करें और उसको तीव्र लाएं, उसमें जल्दी काम करने के लिए उस क्या बोलते हैं, ये जो एक्सप्रेसी क्या बोलते हैं इसको, कि एक्सपेडाइटिंग ऑर्डर है, उसको हमें मतलब उसके माध्यम से तेजी से काम किया जाए। एंड देन है एनालाइजिंग रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिपेंसीज एंड रिजेक्शन। अब जो रिसीविंग रिपोर्ट है, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, उससे हम एनालिसिस करके ये प्राप्त करें कि जो विसंगतियाँ और है कुछ इस प्रकार का किसी प्रकार के प्रोडक्ट में, तो उसको अस्वीकार किया जाए या उसको संशोधन के लिए आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जो है 9 है चेकिंग एंड अप्रूविंग वेंडर्स इन वॉइस फॉर पेमेंट। उसके बाद भुगतान के लिए जो विक्रेताओं का चालान है, जो इनवॉइस है, उसको जाँच कर आगे अनुमोदन कर दिया जाए, रिकमेंड कर दिया जाए, ताकि उसका भुगतान हो सके। एंड क्लोजिंग कंप्लीट ऑर्डर, जो ऑर्डर खत्म हो गया, एकदम उसका काम कंप्लीट हो गया, डिलीवर्ड हो गया, उसको क्लोज कर दीजिए।
एंड फाइनली मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड, जो जितने भी आपने प्रोसीजर को अप्लाई किया है, किस तरीके से उसको परचेज किया है ए टू जेड, उसका रिकॉर्ड आप एक सर्टेन फाइल में आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो दीज एबव स्टेप्स ऑफ परचेजिंग विल बी ब्रीफली डिस्कस्ड। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ संक्षेप में ही बताएंगे, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से ये ऑर्डर फॉलो होता है, कैसे ये इसको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक सेक्टर में इसको फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट जो मैंने हम लोगों ने वहाँ देखा वो परचेज रिक्विजिशन और इंडेंटिंग, जिसको हम बोलते हैं सामान का ऑर्डर या मांग पत्र है, उसके अनुसार अब हमें क्या करना होता है इसमें कि एक्चुअल वर्क फॉर परचेज स्टार्ट फ्रॉम द टाइम परचेज डिपार्टमेंट रिसीव परचेज रिक्विजिशन जनरली नोन एज इंडेंट फ्रॉम इंडेंटर। जो मांग करता है, जो जो भी विभाग है जो उस पार्टिकुलर वस्तुओं के लिए रिक्विजिशन देता है, जो मांग पत्र देता है, वह परचेज ऑर्डर शुरू हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज डिपार्टमेंट रिसीव परचेज रिक्विजिशन, जब मांग पत्र को इंडेप्टर जो डिमांड करने वाला है उससे रिसिप्ट होता है, तभी ये शुरू हो जाता है क्रिया। एंड इंडेंटर may be either user department for non-stocks items, or user department or indenter send this request to the prescribed forms in the various forms of organization to organization known as परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। अब ये जो कह रहा था इंडेंटर में भी आइदर यूजर डिपार्टमेंट, ये हो सकता है कि उनके द्वारा भेजा गया हो जो इसके यूज करने वाले हैं, यानी जो है, या नॉन स्टॉक आइटम जो है कि जो भी आया वस्तु उसको यहाँ यहाँ यूज करना है इसलिए इसकी जरूरी है, वो डिपार्टमेंट हो। दूसरी तरफ है कि यूजर डिपार्टमेंट और जो इंडेंटर जो जिन्होंने मांग पत्र भेजा है उससे भी रिक्विजिशन टू प्रेस्क्राइब फॉर्म्स, जो प्रेस्क्राइब जो निर्धारित फॉर्म है उसमें अपना रिक्विजिशन भरकर उन्होंने भेजा, जिसको हम लोग परचेज रिक्विजिशन फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज रिक्विजिशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें भेजा जाता है। और इंडेंट कहते हैं, यानी मांग पत्र कहते हैं, वो आया परचेज डिपार्टमेंट के पास। द इंडेंट शुड बी साइंड एंड काउंटर साइंड बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर ओनली एंड रूट थ्रू द स्ट्रोक टू चेक मटेरियल्स अवेलेबिलिटी। अब जो ये वस्तु आई है, जो मांग पत्र आया है, उसको काउंटर साइन किया जाता है जो ऑफिसर्स हैं, ऑथोराइज्ड अधिकृत पदाधिकारी है उसके द्वारा, एंड देन रूट थ्रू स्टोर्स टू चेक मटेरियल अवेलेबिलिटी। फिर उसको स्टोर के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, चेक कर ले कि कहीं उस जो रिक्विजिशन मांग किया गया है सर्टेन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो वस्तु स्टोर में है कि नहीं। यदि स्टोर में है तो वहाँ से उसको निर्गत किया जाए, अदरवाइज यदि नहीं है तो आगे इसकी कार्रवाई करके इस वस्तु की का खरीद की जाए। सो द इंडेंट सेंट टू परचेज डिपार्टमेंट मस्ट बी कंप्लीट। लेकिन जो भी मांग पत्र है खरीद विभाग को भेजा गया, वो मांग पत्र पूरा होना चाहिए। दिस जनरली कंटेंट्स फ्लोइंग, ये निम्नलिखित चीज जो है इसमें शामिल होता है। पहला है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी वस्तु आपको जरूरी है, जिसकी जरूरत है आपको, उसका क्लियर जो है कि निर्देशन उसमें होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। देन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज, कितनी मात्रा में उस वस्तु को खरीदनी है, ये भी उस मांग पत्र में होना चाहिए। डेट बाय व्हिच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, किस तारीख तक ये वस्तु आपके पास चाहिए, कब तक इसको मंगाना आप चाहते हैं, ये भी उसमें क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद प्लेस एट व्हिच मटेरियल शुड बी डिलीवर्ड, और किस जगह पर इस मटेरियल को डिलीवर्ड करना है, कहाँ भेजना है, बजट प्रोविजन क्या है वो, सिंपल इफ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत है तो उसको आप सिंपल मंगा सकते हैं। इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से उसका इंस्पेक्शन होगा। देन वारंटी रिक्वायरमेंट ना क्या होना चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड अबाउट सोर्स ऑफ सप्लाई, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है और उसके सप्लाई के क्या स्रोत हैं, ये चीज़, एंड एनी अदर इंस्ट्रक्शन यदि है तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। Then purchase department should be given sufficient time to procure material। ठीक है, आपने भेज दिया ये चीज़ परचेज डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके साथ ही उसको सफिशियंट टाइम देना होगा ताकि उस वस्तु को वो परचेज कर सके। कारण ये होता है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको काफ़ी प्रोसीजर के माध्यम से इसको फॉलो करना होता है, इसलिए ये जो है कि आपको कुछ समय उसको देना चाहिए ताकि जो है कि आप सही समय पे आपको
प्रोवाइड कर सके। अब सैंपल ऑफ रिक्विजिशन फॉर्म, अब रिक्विजिशन फॉर्म का सैंपल आप देख लीजिए, मैं इसको आपको पूरा विज़ुअल होगा। अब इसमें कहता है कि जो मान लेते हैं कि रिक्विजिशन नंबर कुछ एबीसीडी 1 2 3 कुछ है और डेट यदि मान लेते हैं कि आप इसको 6 जून को करना चाहते हैं कि 6 6 6 2021 इसको आप 6 जून को इसका ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये आपका परचेज़ डेट होगा। चाहे ये 5 मई को ही आप दिए हैं, कोई भी मतलब जो भी जिस डेट में आप दे रहे हैं, वो चीज़ यहाँ मेंशन होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है कि प्लीज़ ऑर्डर अंडर द मेंशन फॉर डिलीवरी ऑन और बिफोर, यहाँ पे किस जो है कि डेट तक, यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका डिलीवरी हो जाना चाहिए। अब इसमें जो क्वांटिटी आइटम ए की क्वांटिटी कितनी होगी, 10, 20, 30 क्या होगा वो होगा। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा कि इसमें क्या चीज़ है उसका थोड़ा-सा संक्षिप्त में यहाँ डिस्क्रिप्शन, उसका कोड यहाँ रिक्विजिशन फॉर किस लिए ये ज़रूरी है ना? और जो आप परचेज़ डिपार्टमेंट को, इंटरनल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और यूनिट प्राइस यदि आप कुछ जानते हैं तो इस सेक्शन में मेंशन कीजिए कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना प्राइस हो सकता है। जैसे कि हम लोग बुक परचेज़ करने के लिए जो कमिटी परचेज़िंग कमिटी को देते हैं तो उसमें लिस्ट कि ऑथर कौन है, उसका जो है कि पब्लिशर कौन है, किस सेमेस्टर के लिए उसकी ज़रूरत है, लगभग जो है कि करंट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमको एक लमसम बनाकर देना होता है। दूसरा जो है क्वांटिटी इन स्टॉक। अब उसके बाद जो है कि स्टॉक्स में देखेगा कि वो क्वांटिटी कितना है, मैक्सिमम स्टॉक क्या है, मिनिमम स्टॉक क्या है, वो उसके बाद यहाँ पर स्टॉक कीपर अपना साइन करेगा। अब उसके बाद फॉर यूज़ बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट उसको चेक करके उसके बाद चेक्ड एंड अप्रूव्ड करेगा कि हाँ, ये नहीं है मटेरियल, अब हो गया इतना प्रोसेस, उसके बाद ऑर्डर के लिए ये होगा। तो जब यहाँ वहाँ से अप्रूव्ड हो गया कि अब नहीं, ये सारी चीज़ें अब परचेज़ करना होगा, तो उसके बाद जो है कि आगे की कार्रवाई होती है, ठीक ना? तो थोड़ा बड़ा और कर देते हैं। अब टेंडर एंड सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सप्लाई। उसके बाद जब वहाँ से हो गया ऑर्डर और अप्रूवल हो गया परचेजिंग सेक्शन से, तो फिर आपूर्ति के संभावित पोटेंशियल स्रोत क्या है उसका जो है निविदा यानी टेंडर करना और टेंडर के माध्यम से उसका सिलेक्शन करना होता है, यानी चयन करना होता है। तो टेंडर or quotation is a written offer to do a work or to provide material at a given price within a prescribed period under under certain specific condition। जो टेंडर और कोटेशन है वो एक रिटन ऑफर है वर्क करने का, टू डू ए वर्क एंड टू प्रोवाइड मटेरियल्स ना, क्या आप जो है कि मटेरियल प्रदान करने के लिए एट गिवन प्राइस, जो प्राइस दिया गया है और जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उसके अंदर ना, और सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन जो होता है वो सब भी उसमें मेंशन रहता है। देन टेंडर सिस्टम इज अडॉप्टेड टू परचेज मटेरियल एट मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स ना। अच्छा, टेंडर जो सिस्टम है इसको इसलिए अप्लाई किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी मूल्य पर इसको परचेज किया जा सके एंड एलिमिनेट्स चांस ऑफ अनड्यू फेवर। जो किसी प्रकार का जो अनुचित लाभ है या किसी का शोषण ना हो पार्टिकुलर सप्लायर का, इसलिए इसको जो है टेंडर किया जाता है। एलिमिनेट चांसेज ऑफ अनड्यू फेवर, किसी प्रकार के अनुचित लाभ को भी ये खत्म करता है और जो कि किसी पार्टिकुलर सप्लायर को दे। अब द मेन एम ऑफ दिस इज टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वेंडर्स। इसका जो मेन उद्देश्य है वो सभी जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी विक्रेता हैं, उनको समान अवसर प्रदान करना है। दिस सिस्टम इज कॉमन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ज़्यादातर जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनमें ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसा कि हमने लोग यदि कोई चीज़ परचेज होती है उस तरह का, उसको टेंडर करना रहता है, तो टेंडर के माध्यम से उसका परचेजिंग होता है। बहुत सारे लोग अपना फॉर्म डालते हैं उसके लिए और उसके बाद सारे लोगों के सामने एक दिन ओपन होता है और उसके बाद कंपैरेटिव चार्ट बनाकर उसका स्टडी करके और देन सिलेक्शन किया जाता है कंपैरेटिवली लो एंड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, लो प्राइस के साथ बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहता है। This process consists of selecting fair number of vendors in accordance with established guidelines
फ्रॉम कोटेशन विल बी रिक्वेशन। जो कोटेशन आया है, जो रिक्वेशन भरा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि जो अच्छे वेंडर्स हैं, उनका सिलेक्शन इसके जो एस्टेब्लिश्ड एग्जिस्टिंग लॉ है, उसको जो गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके बाद फॉर आइटम व्हिच आर परचेज्ड फ्रीक्वेंटली द बायर यूजुअली हैज फ्यू प्रेफर्ड सप्लायर्स फ्रॉम व्हॉम ही परचेज रेगुलरली। अब जो कि अक्सर खरीदी जाने वाली जो वस्तुओं हैं, जो भी गुड्स हैं, उनके लिए खरीदार को आमतौर पर कुछ पसंदीदा आपूर्तिकर्ता जो सप्लायर हैं, होते हैं और जिनसे वह नियमित रूप से उस वस्तुओं का खरीद करता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें कि भाई उसका क्या सर्विस है और फ्रीक्वेंटली वो सप्लाई करते रहा है, तो क्या उसको किसी प्रकार का कुछ इस तरह का प्रेफर्ड सप्लायर है ना? तो जो कि इस तरह के वस्तुओं की आपूर्ति करते रहें। For purchasing new items, reference may be made to one or more of the following from which information may be obtained. अब जो कह रहा है कि जो न्यू आइटम परचेज करना है, उनके लिए रेफरेंस जो कहीं से भी आया है, मेड टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इंफॉर्मेशन, जहाँ से आपको ये लेना है। यानी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें कुछ पैरवी भी आपके पास आएँगे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको न्यूट्रल रहकर ये सारी चीज़, अभी तो इसके लिए आ गया है जेम पोर्टल ना, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग करके कुछ है ना, तो जेम में ऑटोमेटिक एक कंपैरेटिव चार्ट बनकर और सेलेक्ट होता है, तो उसकी कुछ अलग उसमें फैसिलिटीज़ है। तो उसमें इस तरह का, लेकिन जो मैनुअल प्रोसीजर होता है, जहाँ की उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जिस प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए यही यूज़ होता है। व्हेन कंसीडर द पोटेंशियल सप्लाई ऑफ सप्लायर्स सोर्स ऑफ सप्लाई द बायर शुड कंसीडर। अब जब आपने जो संभावित जो सप्लायर को जो स्रोत है उसको पहचान लिया, तो जो खरीदार है, जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो उस वस्तु को परचेज करने वाला, उसको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों पर। वेदर परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट और फार्दर फील्ड, क्या ये कहीं नज़दीक के मार्केट से ही खरीदना है कि ज़्यादा दूर से खरीदना है? वेदर टू बाई फ्रॉम सिंगल वेंडर और फ्रॉम सेवरल वेंडर्स एट ए टाइम, क्या एक ही वेंडर से सब खरीदना है या एक समय में और एक से ज़्यादा वेंडर को भी हम सेलेक्ट करें, ताकि उस वस्तु को सही समय पर और सही क्वालिटी के साथ मिल जाए, सही क्वांटिटी भी रहे। देन वेदर परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और थ्रू होलसेलर, हमको मैन्युफैक्चरर से खरीदना है कि होलसेलर से लेना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर से खरीदना है कि होलसेलर से। तो इन सारी चीज़ों को भी जब आप परचेज करते हैं तो ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद ये जब आप टेंडर और कोटेशन वाला सिलेक्शन का काम कर लिए, तो मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आपने टेंडर कर दिया, फिर आप रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप अपना अपना जो है कोटेशन हमें सेंड कीजिए, भेजिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। जिस प्रकार आप फॉर्म निकालते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होता है। सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मेड प्रेस्क्राइब्ड कोटेशन फॉर्म टू ऑल सेलेक्टेड सोर्स ऑफ सप्लाई, जितने भी जो सेलेक्टेड सप्लाई के स्रोत हैं, वो अपना कोटेशन जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में माँगा गया है, उस फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करेगा। और ये ना जो भी फॉर्मेट संस्थान की तरफ से दिया गया। द रिक्वेस्ट इज़ नॉट परचेज ऑर्डर। अच्छा, ये जो माँगा गया है, ये ऐसा नहीं कि ये आपको परचेज ऑर्डर दे दिया गया। रादर इट इज़ मेयरली एन इंक्वायरी, यह एक जाँच है टू नो वेदर द वेंडर कैन सप्लाई डिजायर्ड मटेरियल्स बाय a specified date and if so then at what rate। और ये बस एक सिर्फ है कि ये जानना कि जो वेंडर है, क्या वह जो हमारी इच्छित मटेरियल है, जो हम चाहते हैं मटेरियल, उसको जो निर्धारित समय है, उस समय के अंदर, उस तारीख तक वो हमें दे सकता है कि नहीं दे सकता है। यदि दे सकता है तो रेट क्या होगा उसका, ये चीज़ डिसाइड करना। देन थर्ड पॉइंट इज quotation from has quotation form has printed on it the terms and condition under which buyer would like to purchase material। अब जो कोटेशन फॉर्म पर उन नियमों और शर्तों को मुद्रित किया जाता है, यानी उसका टाइपिंग किया जाता है, जिनके तहत खरीदार जो है सामग्री खरीदना चाहता है, कि क्या टर्म कंडीशन है, किस टर्म कंडीशन के दायरे में रहकर जो बायर है वो उस वस्तु को खरीदेगा।
उसके बाद जो है फोर्थ स्टेप इज रिसिप्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ कोटेशन। आपने कोटेशन के रिक्वेस्ट किया, कोटेशन आपके पास आ गया, अब उसको प्राप्त करके आप उसका एनालिसिस कीजिए, कंपैरेटिव चार्ट बनाइए। यानी आफ्टर रिसीविंग नंबर ऑफ कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, दे आर स्टडीड, उसका अध्ययन किया जाता है, एंड ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ रेट्स एंड वदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन कोटेशन इज प्रिपेयर्ड। उसका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो बनाया जाता है, और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उस कोटेशन में मेंशन है वो भी प्रिपेयर किया जाता है ना, ताकि हम कंपैरेटिवली स्टडी करके और सबसे जो बेस्ट है उसका सिलेक्शन कर सके। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्सेज ऑफ सप्लाई। अब जब आप एक बार चौथा स्टेप में कंपैरेटिव स्टडी कर लिए, देन आप वो राइट सोर्स कौन है, सही स्रोत सप्लाई का कौन है, उसका सिलेक्शन कीजिए। तो द कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन स्टेप्स 5.4 above serves a good guidelines in selecting right source of supply। अब वो जो आपने बना दिया तो एक गाइडलाइन की तरह वो काम करता है, आपको जो अच्छे स्रोत हैं सप्लाई का उसको प्राप्त करने में। तो अदर कोटेशन विच माइट आल्सो बी गिवन ए थॉट्स आर विल वेंडर मेंटेन क्वालिटी। फर्स्ट जो कोटेशन में है, अब आपके जो अन्य कोटेशन जिन पर विचार भी किया जा सकता है वो है कि भाई क्या विल वेंडर मेंटेन द क्वालिटी सेलेक्ट हुआ, क्या एक क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है, विल वेंडर करेगा क्या, विल वेंडर सप्लाई मटेरियल इन टाइम, क्या वेंडर जो है कि वस्तु का सप्लाई उसकी आपूर्ति समय पर कर देगा, डज वेंडर्स हैव अडेक्वेट फैसिलिटीज टू हैंडल द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हैंडल करने के लिए इसके ये क्या पर्याप्त फैसिलिटी रखता है, हाउ फार वेंडर्स प्लांट सिचुएटेड, इस जो है जो वेंडर है ये जो विक्रेता है इसका प्लांट कितना दूरी पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ भी माइंड में आ सकती है, ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे। देन उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया राइट परचेजिंग जो है कि राइट सोर्सेज ऑफ सप्लाई का, तब हम इशू परचेज ऑर्डर, तब हम परचेज ऑर्डर का इशू करते हैं। तो आफ्टर सेलेक्टिंग राइट सप्लायर ए परचेज ऑर्डर इज डिस्पैच टू हिम, तो उसके बाद एक परचेज ऑर्डर उसको भेज दिया जाता है, उसको डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक ना, इसका सिलेक्शन के बाद। ओके, ऑर्डर ऑर्डर constitutes a legal documents and it serve as vendor's authority to ship the material and bill the company। यानी परचेज ऑर्डर एक कानूनी दस्तावेज का गठन करता है, और यह मटेरियल को शिप करने और कंपनी को बिल देने के लिए विक्रेता जो वेंडर है, वेंडर को अधिकार के रूप में, वेंडर के जो है कि जो वेंडर है उसके अधिकार के रूप में कार्य करता है, जो परचेजिंग ऑर्डर है वो, ठीक। उसके बाद है कि ये परचेज ऑर्डर वंस एक्सेप्टेड, अब जब जो है कि एक बार परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड constitutes a contract for delivery of articles in accordance with terms of purchase agreement। अर्थात एक बार वेंडर द्वारा स्वीकार कर लिया गया परचेज ऑर्डर को, तो परचेज एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार वस्तुओं की डिलीवरी के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट का गठन वो करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एग्रीमेंट करता है, और उसके बाद वो डिलीवरी करने की तरफ अपना कार्य बढ़ाता है। द परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इन 6 कॉपीज। अब जो परचेज ऑर्डर है वो 7 कॉपियों में जो है, खरीद का जो आदेश है वो 7 प्रतियों में निष्पादित किया जाता है। उसमें से जो 2 कॉपीज है गोज टू सप्लायर, जो सप्लायर है जो बेचने वाला है उसके पास 2 कॉपी जाता है, जिसमें से वह खुद एक अपने पास रखता है, एंड अदर ही साइंड एंड रिटर्न, और एक पर वो साइन करता है और जहाँ से आया है उसको रिटर्न कर देता है। देन सेकंड है कि 1 कॉपी गोज टू अकाउंट सेक्शन, जो परचेज ऑर्डर है उसका एक कॉपी जो है अकाउंट सेक्शन के पास जाता है, 1 कॉपी गोज टू परचेज सर्विस टू फॉलो अप द ऑर्डर, जो परचेज सर्विस है उनके पास एक कॉपी जाता है ताकि वो ऑर्डर को फॉलो कर सके। नेक्स्ट 1 कॉपी सेंट टू रिसीविंग डिपार्टमेंट, एक कॉपी जो डिपार्टमेंट रिसीव करेगा जो वस्तु आएगी वहाँ पर जाता है, एंड द लास्ट कॉपी केप्ट इन फाइल्स ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, और इसकी जो लास्ट कॉपी है
वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के फाइल में रखा जाता है, उसको सचित करके। अब इसका जो है हम चाहें तो एक देख सकते हैं सैंपल परचेजिंग ऑर्डर का, कि कैसा इसका सैंपल है। तो आप देखिए, इसको हम छोटा कर देते हैं आपको दिख पाए कंप्लीट, तो दिख रहा है। अब देखिए ये है सिंपल परफॉर्मा ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर्म ना। ये परचेज ऑर्डर फॉर्म का सिंपल परफॉर्मा है, जैसे फैक्ट्री कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, टेलेक्स या फैक्स नंबर, टेलीग्राफिक एड्रेस ये है। फिर परचेज ऑर्डर नंबर, डेट और रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ यहाँ मिलता रहेगा। अब किसको भेज रहे हैं, किस कंपनी को, वो यहाँ रहेगा। कहाँ से भेज रहे हैं, वो यहाँ रहेगा एड्रेस। उसके बाद योर टेंडर और कोटेशन नंबर इतना जो सेलेक्ट हुआ है, डेट इतना, प्लीज सप्लाई द फ्लोइंग इन अकॉर्डेंस विथ द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन। अब उसके बाद इस परचेज ऑर्डर में आप उसको देते हैं, और सीरियली जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ मेंशन रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का रहता है, क्वांटिटी कितना चाहिए, और ये चीज़ जो है रेट क्या है, अमाउंट कितना आएगा, और डिलीवरी डेट जो प्रोमिस किया गया है आपके जो है कि कोटेशन में, जो उसमें वो सारी मेंशन रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग आपको और टर्म कंडीशन क्या है वो यहाँ पे, और उसके बाद जो है कि ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर जो परचेजिंग ऑफिसर है उनका सिग्नेचर हो जाता है। ठीक, तब जैसे ही ये ऑर्डर प्लेस हो गया, अब उसके बाद लास्ट स्टेप पे आते हैं। आफ्टर प्लेसिंग, नॉट लास्ट बट सेवेंथ स्टेप, आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर द परचेजिंग सर्विस, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि शायद आपको अच्छे से, ओके। अब ये देखिए, अब उसके बाद जब हम इसको ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद फ़ॉलो अप करना रहता है, जो हमें आदेश दिया गया है उसका पालन करके त्वरित कार्रवाई करनी होती है, ताकि ताकि जो कमोडिटीज़ है वो निर्धारित समय पर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिल जाए। तो आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, परचेजिंग सर्विस सेक्शन मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद वेंडर्स इन ऑर्डर टू। अब उसके बाद जब इशू हो जाता है ऑर्डर, तो हमेशा उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, ताकि वो पता करे, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एज प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर का जो मैंने किया था उसकी क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़। जैसे आप अमेज़न पर ऑर्डर कर देते हैं वस्तु का, और ट्रैक दे देता है, नंबर करते रहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। उसी प्रकार ये जो है इनका काम होता है कि वो देखते हैं कि ये इसकी क्या स्टेटस। देन इंश्योर दैट द डिलीवरी डेट्स विल बी मेट, और उसके बाद सुनिश्चित करें कि जो डिलीवरी की तारीख फिक्स की गई है वो पूरी हो जाएगी, उस डेट पर डिलीवरी हो जाएगी। देन टेक करेक्टिव एक्शन, जो थर्ड स्टेप है, सच एज ट्रांसफरिंग सम ऑफ द ऑर्डर टू सम अदर सप्लायर, चेंज मोड ऑफ शिपमेंट दैट इज फ्रॉम रेल रोड टू एयर सर्विस, एंड सो दैट द मटेरियल कैन रीच द प्लांट ऑन टाइम। यानी आपको लगता है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, या जो है कि इसको हमें इस ये सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हम ऑर्डर को सम अदर सप्लायर के पास प्लेस कर देते हैं। दूसरी तरफ चेंज मोड ऑफ शिपमेंट, आपको लगता है कि ये सही तरीका नहीं है, रेल से सही नहीं, तो इसको एयर सर्विस में कन्वर्ट किया जाए, ऊपर से भेजा जाए, मतलब फ्लाइट के माध्यम से मंगाया जाए, या एरोप्लेन के माध्यम से मंगाया जाए, या बस से, ट्रक से सही नहीं है, रेल से मंगाया जाए। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। सो दैट ताकि जो है कि जो मटेरियल है वो प्लांट में आपके जो टाइम निर्धारित है उसमें उसी समय पर पहुँच जाए। And next is especially designed postcards containing the following information are frequently employed for routine follow up। अब जो निर्धारित है उसमें वो जो एम्प्लॉयड हैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो उसको वो जो इंफॉर्मेशन है कि कब कहाँ तक पहुँचा, वो ये देखेंगे कि परचेज ऑर्डर नंबर, साइड डिलीवरी डेट, एंड प्रोमिसेज शिपमेंट डेट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो अप करते रहते हैं। अब उसके बाद जो 8th स्टेप है, एनालाइजिंग रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड प्रोसेसिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड रिजेक्शन। यानी कहता है
कि जो रिपोर्ट प्राप्त है उसको उसका एनालिसिस करें और यदि कोई विसंगतियाँ हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ है या तो उसे जो है कि आप अस्वीकृत कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, ना उसका रिजेक्शन कर दिया जाए। तो रिसीविंग रिपोर्ट्स आर रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड। ये रिपोर्ट है कि आपने सही में क्या रिसीव किया है एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स आर कंपेयर्ड विद परचेज ऑर्डर इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्क्रिपेंसीज वेरिएशन इन क्वांटिटी इफ एनी। यानी जो रिसीविंग रिपोर्ट है उसको जो हमारा परचेज ऑर्डर है उसके साथ कंपैरिजन करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का उसमें विसंगति तो नहीं है, डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई वेरिएशन क्वांटिटी में तो नहीं है, सारा थिकनेस वगैरह सब कुछ सही है एज फॉर द कोटेशन और एज फॉर द डिमांड्स, ये सारी चीज़। देन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इफ एनी during inspection as regard the quantity or quality of received material should be promptly brought to notice of the supplier। और यदि किसी प्रकार की विसंगतियां पाई जाती है, यदि पाई जाती है जो है जांच के दौरान, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड हो, क्वालिटी से रिलेटेड हो, जो रिसीव्ड मटेरियल है तुरंत उसको जो है कि सप्लायर के नोटिस में उसको लाना चाहिए, उसको ध्यान में इसको लाना चाहिए। बट बिफोर रिटर्निंग द मटेरियल रिजेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, जो जांच के दौरान जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है उसको जो सप्लायर है उसको रिटर्न करने से पहले एट हिज एंड इट इज नेसेसरी फॉर बायर टू गेट वेंडर्स ऑथोराइजेशन फॉर रिटर्न एंड जो बायर है, जो खरीदार है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो वेंडर है, जो उस वस्तु को का विक्रेता है, उससे ऑथराइज़ेशन रिटर्न के लिए ले ले या रिप्लेसमेंट के लिए, ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज़ पैसा भी फँस सकता है। तो ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके माध्यम से वो फॉलो करते हुए परचेज़ किया जाता है। उसके बाद जो 9th स्टेप है चेकिंग एंड अप्रूविंग वेंडर्स इनवॉइसेज़ फॉर पेमेंट। अब उसके बाद वस्तु आ गया, सारा चेक हो गया, स्टॉक में चला गया, देन इनवॉइस जो उसका चालान है भुगतान के लिए जो विक्रेता ने इनवॉइस दिया है, उसको जाँच कर उसको भुगतान की अनुमति दी जाए, अनुमोदन किया जाए कि इसको भुगतान किया जाए। तो इनवॉइस शुड बी चेक्ड टू एंश्योर दैट, अच्छा इनवॉइस जो है, जो उसका चालान जो कि वो उन्होंने बिल दिया है, वो क्यों चेक करेंगे? तो करेक्ट मटेरियल इन क्वालिटी और क्वांटिटी हैज़ बीन सप्लाइड, ये कि मटेरियल करेक्ट है, चाहे वो क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में, जो भी सप्लाई किया गया है वो सही है। देन मटेरियल हैज़ बीन सप्लाइड एट एग्रीड प्राइस, जो निर्धारित कीमत था उसी पर वो जो है कि मटेरियल को दिया गया है। देन एग्रीड डिस्काउंट हैव बीन गिवन, और जो भी सहमति बनी थी डिस्काउंट देने के लिए वो भी उसमें दिया गया है। एंड आफ्टर कन्फर्मिंग एबव द पेमेंट इज मेड टू वेंडर फॉर द गुड्स रिसीव्ड। जब इन तीनों पॉइंट पर हम एग्रीड हो गए, ये कन्फर्म कर लिए कि ये सारी चीज़ें हैं, तब उसके बाद हम पेमेंट उस वेंडर को करने के लिए, जो भी गुड्स रिसीव किए हैं, जो वस्तु रिसीव किए हैं, उसके लिए पेमेंट की इनिशिएटिव करते हैं। देन 10th स्टेप इज क्लोजिंग कंप्लीटेड ऑर्डर। जैसे ही आदेश खत्म हो उसको क्लोज कर दिए। सो बिफोर क्लोजिंग कंप्लीटेड ऑर्डर द फाइल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट बोथ द रिसीविंग पार्ट रिपोर्ट्स and vendors invoice, and a notation of this fact should be made on it. It should then be removed and stored in file of closed order। यानी जब आप जो है कि बिफोर क्लोजिंग कंप्लीटेड, जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उसको बंद करने से पहले जो है कि द फाइल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट बोथ रिसीविंग रिपोर्ट जो है और वेंडर की जो है इनवॉइस है, जो चालान है, उसके जो है कंपैरेटिवली उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है कि जो भी फैक्ट इसमें है, कि जो सारे फैक्ट्स हैं वो इसमें है कि नहीं, मेंशन है कि नहीं, एंड देन इट रिमूव्ड एंड स्टोर इन द फाइल एंड क्लोज ऑर्डर। और इसको फिर यहाँ से हटाकर आप जो जिस फाइल से बढ़ा था उसको संचिकास्त कर दीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, उसमें पूरा चीज़ बांध कर रख दीजिए ना। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपकी वस्तु आ गई। एंड फाइनली मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड द फाइनल स्टेप्स इन परचेजिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ फाइलिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जितना प्रोसीजर आपने ऊपर किया, जिस फाइल से बढ़ाकर आपने जो है कि रिक्विजिशन प्राप्त करने से लेकर
वस्तु को जो है कि रिकॉर्ड करने तक और प्राप्त करने तक जितनी स्टेप की इस फाइल से, वो फाइल को आपको रिकॉर्ड के तौर पर अच्छा तरीके से रखना है, ताकि यदि भविष्य में ऑडिट भी हो तो आप उसको दिखा सकें कि किस प्रकार से आपने कौन प्रोसीजर फॉलो करके उस पार्टिकुलर वस्तु को खरीदा था। So thus during this session we have discussed about purchasing procedure and learned that the purchasing with abide by proper steps and records is essential to fulfill organizations materials and service needs. The records of activities will make organizations work more transparent. और ये आपने इस लेक्चर में ये सीखा कि जो है कि किस कौन-कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है, ताकि और जो है कि जो आवश्यक सेवा है और वस्तु है उसको हम निर्धारित समय पर प्राप्त कर सकें, और वो भविष्य के लिए उस सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करके भी रखना होता है। So, in the next lecture, we will discuss about modern techniques of material management. Okay, so thank you for watching this video। और ये आपका सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके अपने लर्निंग को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस सेशन का अंत करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर watching this video once again।